हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं नीट के लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली कि लास्ट टाइम पे नीट के अंदर आपको क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए। आज मैं आपको टॉप 8 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो किसी भी बच्चे को एक जीरो से हीरो बना सकते हैं, एक कम स्कोरर से हाई स्कोरर बना सकते हैं, कम कॉन्फिडेंस से हाई कॉन्फिडेंस तक आपको लेके जा सकते हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लगेगा, 20-25 मिनट, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट 20 to 25 मिनट होने वाले हैं। ये मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाई रोहित अग्रवाल सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो आज हम देखेंगे टॉप 8 टिप्स जो किसी भी बच्चे को पता होना चाहिए लास्ट मिनट के लिए। साथ में बोनस टिप्स मैं आपको बताऊंगा पीसीबी के लिए अलग से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए अलग से हम बोनस देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा कि आपको चैप्टर वाइज वेटेज अगर चाहिए तो वो आप कहाँ से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ में मैंने आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए स्पेशली फिजिक्स में डीपीपीज प्रोवाइड करी हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से ले सकते हो वो भी आप देख लोगे। असल में जो डीपीपीज मैंने प्रोवाइड करी हैं उनके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपको जेई में देखने को मिलेंगे, जेई मेंस के पेपर में। और आप जानते हो नीट और जेई मेंस दोनों को एनटीए बनाता है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि अगर 14 से 15 क्वेश्चन 25 में से अगर मेरी डीपीपीज में से सिमिलर हैं तो नीट के अंदर तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 30 to 35 क्वेश्चन सिमिलर होने वाले हैं, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली वो जो डीपीपीज हैं वो नीट वाले बच्चों के लिए बनाई हैं। तो बच्चों वो कहाँ मिलेंगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले देखने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में कि व्हाट इज़ अनअकैडमी। तो बच्चों जब आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नीट यूजी कैटेगरी का यहाँ से वेबसाइट दिखेगी और आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी के ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको डेली लाइव क्लास मिलती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है हर चीज़ की। ठीक है, आपको जैसे लाइव क्लासेस यहाँ पर फ्री भी मिलती हैं, स्पेशल क्लासेस, और प्लस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड टीचर्स भी पढ़ाते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं तो बैच स्पेसिफिक टेस्ट भी आपको मिलते हैं। और स्ट्रक्चर कोर्सेज की बात करूं तो क्लास 11th में हो तो 11th के लिए अलग है, 12th हो तो 12th में अलग है, ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर के लिए अलग है, और अगर आप क्लास 9th या 10th में हो तो फाउंडेशन कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और हर चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो सारी चीज़ें, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड में भी मिलेंगे और जो लाइव क्लास डेली की डेली हो रही हैं वो भी आपको मिलेंगी, और वो लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो मिलती ही रहेंगी। और बच्चों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ एजुकेटर जैसे मेरे साथ जो लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी के ऊपर, डॉक्टर एसके सिंह, अनमोल शर्मा, आनंद मनी और प्रणब पुंडरीक, ये कुछ ही एजुकेटर के नाम मैंने आपको बताए हैं। अनअकैडमी के ऊपर आज सैकड़ों एजुकेटर्स हैं जो मेरे साथ आपको लाइव पढ़ाते हैं। ज़्यादातर एजुकेटर आपके ऑफलाइन इंडस्ट्री, कोटा और ऑनलाइन दोनों के स्टार हैं। बेसिकली ऐसे ऐसे एजुकेटर जिनका 1-1 करोड़ का पैकेज होता है कोटा के अंदर, जो अगर अपना नया इंस्टीट्यूट खोल दें तो हज़ारों की भीड़ उसमें चली जाए। तो बच्चों ऐसे जो टीचर्स हैं वो आज आपको मेरे साथ लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है अनअकैडमी से पढ़ने का। बेसिकली अनअकैडमी ने रिवॉल्यूशन ला दिया एजुकेशन के अंदर। जहां आप 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की फीस दिया करते थे आप कोटा में पढ़ने के लिए, दिल्ली में पढ़ने के लिए, अब वो आपको नहीं देनी होगी। अब आप सिर्फ कुछ चंद पैसों में आप यहाँ से एक क्वालिटी एजुकेशन उन्हीं टीचर से लाइव पढ़ सकते हो जिनसे पढ़ने का सपना होता है बच्चों का। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ और एजुकेटर्स हैं जो कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर। ये तो सिर्फ कुछ ही लिस्ट है बच्चों, नए नए एजुकेटर आपके ऐड होते जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं हर महीने 2 से 3 नए बेस्ट स्टार एजुकेटर अनअकैडमी पर ऐड होते हैं। साथ में नए नए बैचेस हर महीने लॉन्च होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्री लाइव क्लासेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री में आपको लाइव क्लास मिलती हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो ये कुछ लाइव क्लासेस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के ऊपर देखने को मिलेंगी। ऐसी ही आपको मैं बता दूं पूरे दिन में सैकड़ों लाइव क्लासेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर घंटे में 10 से 15 लाइव क्लास आपको मिलेंगी, 10 से 15 एजुकेटर आपको हर घंटे लाइव मिलेंगे। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग एंड रिवॉल्यूशनरी बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्लस कोर्सेज हैं। ये बच्चों स्पेशली वो बैचेस हैं जो आपको प्लस ज्वाइन करने पर मिलते हैं। ये तो कुछ 6 बैचेस हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सैकड़ों बैचेस आपके अवेलेबल हैं। आप अनअकैडमी ऐप को खोलोगे तो आपको हर तरीके का बैच वहां पर मिल जाएगा। आप देख सकते हो जो बैचेस में एजुकेटर हैं वो किस लेवल के हैं, सारे एजुकेटर को आप जानते हो। और तो और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कुछ बड़ी बड़ी किताबों के ऑथर जैसे डीसी पांडे, ऐसे ऐसे लोग भी आज आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं मेरे साथ में। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बच्चों।
अगर आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना है अगले 10 दिनों के अंदर अंदर, तो आप बच्चों आपके लिए जो फीस होगी वो 32,400 होगी। मेरा प्रोमो कोड लगा दोगे तो 10% ऑफ हो जाता है। पर मंथ की फीस केवल 1350 रुपये आती है, यानी कि आप 30-40 रुपये पर दिन की कॉस्ट में यहाँ से उन टीचर से पढ़ सकते हो जो 1-1 करोड़ के पैकेज वाले टीचर्स हैं। तो आप सोच सकते हो कितना अफोर्डेबल एजुकेशन बना दिया अनअकैडमी ने। 2 साल आप सिर्फ 32,400 में पढ़ोगे, आप पर दिन 40 रुपए की पढ़ाई में पढ़ सकते हो। यानी कि आप अगर किसी दोस्त के साथ भी घूमने जाते हो तो 100 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं बच्चों। किसी के बर्थडे में भी जाते हो तो 1000-2000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो बच्चों आज की डेट में इतनी अफोर्डेबल एजुकेशन मिलना बहुत मुश्किल है, और ये जो लॉकडाउन स्पेशल प्राइस है ये अगले 10 दिन तक ही कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद ये हाइक होने वाली है प्राइस। तो आपके पास मौका है आज सुनहरा कि आप ज्वाइन कर लें। ये 12 महीने का है जो आपको 27,000 रुपए का यहाँ से पड़ेगा मेरा प्रोमो कोड लगा के। साथ में मेरे एक्सक्लूसिव गिफ्ट और डिस्काउंट आपको मिलेंगे, डिस्काउंट के साथ में मेरी एक्सक्लूसिव किताबें और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी से पेपर देना है, क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए। ये 12 महीने और 24 महीने उन बच्चों के लिए है जिनको लॉन्ग टाइम में यानी कि 2021, 22, 23 में पेपर देना है। ये उन बच्चों के लिए सब्सक्रिप्शन है और ये बहुत अफोर्डेबल है बच्चों। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन कहीं नहीं हो सकती। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लेट करोगे तो आप 2 चीज़ों का नुकसान करोगे। सबसे पहला तो फाइनेंस, क्यों? क्योंकि ये पैसा बढ़ने वाला है थोड़े टाइम बाद, और दूसरे नंबर पे आप जो लॉस करोगे वो अपने टाइम का करोगे, जो सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है बच्चों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको ये भी महंगा लगता है ना, तो भी आप दूसरा काम कर सकते हो। आप इसको ईएमआई की तरह ले सकते हो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पर ईएमआई अवेलेबल है अनअकैडमी के ऊपर। तो आप ईएमआई ले सकते हो। 800-1000 रुपये महीने की ईएमआई में आप आराम से 2 साल पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, 1000 रुपये का तो ट्यूशन भी नहीं आता आज की डेट में अच्छे टीचर का बच्चों, ध्यान रखना, इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली जो टिप है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बच्चों आज की जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है हेल्थ इज वेल्थ। हमारी जो हेल्थ है वो वेल्थ है, ध्यान रखना। ए हेल्दी बॉडी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्लरिशिंग अ हेल्दी माइंड। अगर आपको एग्जाम में फोकस के साथ और एग्जाम से पहले फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आपके साथ एनर्जी के पूरा भंडार होना चाहिए, तभी आप अपने माइंड को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी बॉडी को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, घंटों घंटों उसे पढ़ाई करवा सकते हो। ध्यान रखना, आप बॉडी को जिस हिसाब से न्यूट्रिशन दोगे, जिस हिसाब से इसका ख्याल रखोगे, उतना ही आउटपुट आपको बॉडी ये देने वाली है। हेल्थ इज वेल्थ। इस समय आपको हेल्थ से बढ़िया, आपको हेल्थ के ऊपर तो विशेष ध्यान देना है बच्चों। आपको अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, साथ में आपका स्कोर तो डाउन होना ही होना है, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर पाओगे, रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। साथ में आपको ध्यान रखना है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब घंटों घंटों पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, कोचिंग क्लासेस में जाते हो, तो आपको रेस्ट की जरूरत होती है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप घंटों घंटों पढ़ रहे हो तो और उसके अलावा आप रेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, बाद में आप बर्न हो जाओगे और फिर आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रिपरेशन फेज में बैलेंस करके रखनी पड़ती हैं। आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों के बीच में कैंडिडेट अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपको हेल्थ को नहीं भूलना है। बिना हेल्थ के आप कोई एग्जाम नहीं लिख सकते, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तो फिर आपका जो स्कोर है अगर वो आना था 600 तो वो वैसे ही घट के 550 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपकी स्ट्रेस आप झेल नहीं पाओगे, बहुत दिक्कतें होंगी। आपको ध्यान रखना है, स्मॉल एलिमेंट बिफोर द एग्जामिनेशन कैन कॉज अ मेजर सेटबैक। कई बार क्या होता है कि आपने अच्छी नींद नहीं ली एग्जाम से पहले और एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, आपने पूरी 2-3 साल मेहनत करी है, लेकिन एग्जाम वाले दिन अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए आंसर्स को, अगर आप अपने जो भी आपने सोचा है, पढ़ा है, लिखा है, अगर आप उसको कंटेंट को आप उस समय याद नहीं कर पाए, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए एग्जाम में जिस समय आप बैठे हो, तो आप ये सोच के देखो कि कैसे आपकी जो 2-3 साल की मेहनत है वो एक झटके में वेस्ट हो गई, क्योंकि वो 3 घंटे ही आपकी जिंदगी को डिसाइड करने के लिए होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, छोटी सी भी गलती आपके लिए मेजर सेटबैक साबित हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी ना तो मील्स को स्किप करना है, मील स्किप करोगे तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूखे रहते हैं तो उसमें सर में दर्द हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है। तो बच्चों ऐसी चीज़ों से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, ना ही आपको कुछ ज़्यादा ठंडा खाना है, ना ही कुछ ज़्यादा गर्म खाना है। एकदम बीच का बढ़िया खाना खाओ और कम खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ, फल फ्रूट्स खूब सारे खाओ, और अगर आप इस समय ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो तो वो भी खाओ। साथ में अपनी नींद को आप प्रिपरेशन फेज के दौरान स्किप मत करो, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि यार पूरी साल तो हमने इतनी पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर हम अभी नहीं पढ़े और अगर हम 18-20 घंटे अभी पढ़ लें तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपकी एफिशिएंसी
कम हो जाएगी। ध्यान रखना, आप पढ़ोगे बेशक, लेकिन आपका जो रिटेन करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इन सब बातों पे प्लीज़ ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2 है आपकी रिफ्रेन फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको ये समय आपका नए टॉपिक स्टार्ट करने का नहीं है, तो आप बिल्कुल भी नए टॉपिक स्टार्ट ना करें बच्चों। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है नीट का, और आपको ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपने जो आपने 2-3 सालों से जिन किताबों से पढ़ाई करी है अभी आप उनको पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से पढ़ाई करो, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको याद करो। जैसे फिजिक्स में फॉर्मूले याद करो, बायोलॉजी में डायग्राम वगैरह को देखो, ठीक है, केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड एवरीथिंग सो अनलेस यू हैव मिस्ड एन। अगर देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेसिकली, अगर आपने गलती से कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को छोड़ दिया है, मान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपसे मिस हो गया है, तो आप उसको पढ़ लो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लास्ट के 3 टॉपिक होते हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। बहुत इजी होते हैं और उनका जो वेटेज होता है वो सारे चैप्टरों से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अगर वो छोड़ दिए हैं तो उनको पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़े तो बाकी बच्चों का तो उनमें स्कोर आ जाएगा लेकिन आपका रह जाएगा। तो फिर ऐसे केस में आपने जो कठिन कठिन चैप्टर बात करे होंगे तो उन पे एज कहाँ मिलेगी। जो बाकियों को आता है वो आपको आना चाहिए, और जो बाकियों को नहीं आता वो भी आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर विन विन हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ये वाली बात का। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग टू कंप्लीट अ न्यू चैप्टर यू विल हैव टू मेक नोट्स एंड सॉल्व रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस क्वेश्चन बैंक। ध्यान रखना बच्चों, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे आप मेरा डू और डाई देख रहे हो, या फिर मान लो आप मेरी क्रैश कोर्स की वीडियो देख रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप अगर उसको देख रहे हो कंप्लीट क्लास 11th रिवीजन इन वन शॉट जैसे मेरा देख रहे हो, और आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप गलती कर रहे हो। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए, नोट्स इन द सेंस फॉर्मूले नहीं लिखे, तो आपको बाद में रिटेन कैसे होगा। तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन बैंक लगानी है। जो भी चैप्टर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके खूब सारे क्वेश्चन इस समय लगाओ। प्रोसेस टाइम टेकिंग है, लेकिन ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है बच्चों कि टाइम आपका सबसे ज़्यादा प्रीशियस कमोडिटी इस समय, तो आपको टाइम को बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी आप कुछ भी नया प्लीज़ मत स्टार्ट करिए, लेकिन कर रहे हो, जैसे आपको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि वहीं से आना है पेपर, ठीक है। और आपको एक ही चैप्टर पे बहुत सारे दिन खर्च नहीं करने, कुछ घंटे एक ही चैप्टर पे दे सकते हो, इससे ज़्यादा मत देना। टिप नंबर 3 बच्चों, फॉर्मूला, डायग्राम एंड टेबल एंड ग्राफ। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ होती है, किसी भी एग्जाम की जान होती है। जैसे ये जो डायग्राम है, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कई इन्फॉर्मेशन होती हैं जो ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंटेड होती हैं किताबों में, टेबल्स होती हैं, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, डायग्राम्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो कंसाइज एंड ईजी होते हैं रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप उन्हीं से रिवाइज कर सकते हो, और फॉर्मूले फिजिक्स की जान होते हैं। तो बच्चों बिना फॉर्मूलों के आप फिजिक्स में कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, तो आपको फॉर्मूले तो हर हाल में रिवाइज करने हैं, याद करने हैं। ऐसे ही फ्लो चार्ट और डायग्राम आपको रिटेन करते हैं स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए मान लो ग्लाइकोलिसिस टाइप की कोई प्रोसेस हो तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो आप उसको इजीली फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। या फिर मान लो ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है, तो जो भी प्रोसेस होती है बॉडी में ग्लूकोज बनने की, अगर आपको वो टेबल या ग्राफ के फॉर्म में याद है तो आप उसको इजीली रिटेन कर जाओगे पेपर के अंदर। लेकिन अगर आपने वो याद नहीं कर रखी तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। बात रही फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूले आपको फिजिक्स के याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं नीट में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं, और 45 में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड और बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, 1 या 2 टॉपिक को मिलाकर आते हैं, और जो बाकी के 5 क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जो हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। जिसने बहुत मेहनत करी है फिजिक्स में, मैथ्स उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वही करते हैं। तो वो छोड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चों। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बहुत सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, जैसे आपको ये पता लगता रहे कि आप कौन सा क्वेश्चन सही कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगली टिप है हमारा रिवीजन। तो वो क्या है, आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक चैप्टर एग्जाम से पहले रीड करना जरूरी है। रीड इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप पूरा किताब ही उठा के बैठ गए, नहीं, आपने जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करे होंगे, जैसे एनसीईआरटी में आपने हाईलाइट किया होगा, है ना, जैसे आपने केमिस्ट्री के नोट्स बनाए होंगे, फिजिक्स में फॉर्मूले के नोट्स बनाए होंगे, तो उनको रिवीजन करना जरूरी है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एग्जाम में, तो फिर आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई करी और आप उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का। आपने इतनी मेहनत करी, 2-3 साल लग के इतनी मेहनत करी, और फिर आपको एग्जाम वाले दिन आप रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा उस इन्फॉर्मेशन का, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए नींद वगैरह पूरी लेना, जिससे आपका माइंड प्रॉपर काम करे, है ना, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी प्रॉपर काम करे उस दिन। आपको ध्यान रखना है बिफोर एग्जाम रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि रिकलेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जो भी आपने इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पॉइंट बनाए हैं, उनको रिवाइज करते रहें। एग्जाम से कुछ दिन पहले ध्यान रखना, शुड बी अ मिक्स ऑफ रिवीजन, डाउट सॉल्विंग एंड मॉक टेस्ट।
अगर आप एग्जाम से कुछ दिन पहले की बात करते हैं तो उसमें आपकी रिवीजन, डाउट सॉल्विंग और खूब सारे मॉक टेस्ट होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आपको एग्जाम से पहले क्या करना है। एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना है, ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको अपने डाउट्स को सॉल्व करना है। अगर ऐसे डाउट्स हैं जो आपके सॉल्व करने लायक नहीं है फिलहाल, तो उन्हें छोड़ दो बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएं और मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर है अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगली टिप में इसका मतलब है कि जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट को पढ़ें। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यार आज फिजिक्स कर लेता हूँ, कल केमिस्ट्री कर लूंगा, अगले दिन बायो कर लूंगा। कुछ बच्चे तो हैं भाई कि जो कर सकते हैं, जिनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है या फिर जिनका माइंड इस तरीके से काम करता है। लेकिन मैं जितना बच्चों को जानता हूँ, क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जितना जानता हूँ बच्चों को, शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो मैं इतना जानता हूँ कि बच्चा एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के मोनोटोनस हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे केस में आपको कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने, एक सब्जेक्ट ऐसा जो आपको बेकार लगता है और एक ऐसा जो इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ बच्चे होते हैं, नीट के बच्चे कुछ होते हैं जिन्हें बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन उन्हें फिजिक्स बहुत बेकार लगती है। तो आप फिजिक्स सुबह सुबह के टाइम करो, बाकी के टाइम पे बायोलॉजी करो, जिससे आप बोर ना हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें केमिस्ट्री बहुत ईजी लगती है, फिजिक्स बहुत कठिन लगती है, तो आप एक दिन केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स उठा लो, है ना। साथ में कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बायोलॉजी कम अच्छी लगती है, फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर ऐसे केस में सुबह सुबह बायोलॉजी कर लो, शाम को फिजिक्स कर लो। आपको वो चीज़ शाम के टाइम करनी है या फिर आपका पहले हाफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है फ्रेश मूड का, उसमें वो सब्जेक्ट करनी है जो आपको कम अच्छी लगती है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका फ्रेश मूड है, आप एब्जॉर्व कर लोगे, लेकिन आप बाद में उसको एब्जॉर्व नहीं करोगे, आप बहाने लगाओगे कि सो जाता हूँ, थक गया हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग मतलब थोड़ा थोड़ा सब रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट उठा के बैठ गए। तो मान लो कोई बच्चा है जिसने सुबह फिजिक्स पढ़ ली, फिर वो सोच रहा है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को फिर लेता हूँ, तो 1 घंटे 2 घंटे उसमें लगा दिए। फिर कोई सोच रहा है यार बायोलॉजी के 2-4 चैप्टर को रिवाइज कर लेता हूँ, वो लगा दिए। कोई सोच रहा है कि यार एक मॉक टेस्ट दे लेता हूँ, वो कर लिया। जैसे मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए लास्ट के दिनों में, ठीक है। तो इससे सारे टॉपिक आपके रिवाइज इंश्योर हो जाएंगे। अब बच्चों अगली अगर मैं स्ट्रेटजी बताऊं तो वो है मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है। कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मान लो एग्जाम में 4 दिन बचे हैं और मैंने आज तो घंटे पढ़ाई कर ली 3, है ना, या फिर मैंने आज कर ली 15 घंटे और अगले दिन कर रहा हूँ मैं 3 घंटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे का फिक्स रूटीन रखो। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको सुबह जगना है, शाम को सोना है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम दिन में होता है बच्चों। जिन बच्चों की रात में जगने की आदत है वो खत्म करो, बिकॉज लास्ट हफ्ते में आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी होती है कि जो लास्ट के वीक्स होते हैं उनमें आपको वही आदत डालनी है जो एग्जाम में आपको देनी है। बेसिकली कुछ बच्चे जो नाइट आउल हैं उनको अभी चेंज करनी पड़ेगी आदत थोड़ी सी, उनको सुबह उठने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे वो एग्जाम में टाइम से पहुंच सकें। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपको ऐसे किसी पॉइंट पर आप रीच कर जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इट इज़ ओके, कुछ जैसे स्टडीज़ नहीं करनी है आपको, तो आप ध्यान रखिए ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं सब पढ़ लिया है और आपको लगता है कि इट इज़ ओके टू नॉट स्टडी फॉर अ फ्यू डेज, तो ये गलत है बच्चों, ध्यान रखिए। लास्ट फ्यू मंथ जो होते हैं प्रिपरेशन के, आपने जो हैबिट डेवलप करी है स्टडिंग आवर्स की, उसी को आप कंटिन्यू करिए। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप सुबह उठें और शाम को जल्दी सोएं, ठीक है। अब आपको एक और ध्यान रखना है कि आप अपना जो रूटीन है उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अपने जो डेली रूटीन है उसमें रिवाइज करते रहिए। बेसिकली जब आप रिवाइज करोगे, आप अपने डेली रूटीन में रिवीजन का जब टाइम दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, लास्ट में भी, बिल्कुल एंड में भी। और एंड में आपको फॉर्मूले वगैरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो आपको एंड में मतलब नंबर दिलवाने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। सीमेंट दी गैप, इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप अब जो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं और बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। तो उन क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, कई बार आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो एनटी अभ्यास का जो ऐप है उसके पेपर दे रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में नहीं आ सकते, जो पार्ट ऑफ द सिलेबस ही नहीं है, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी लायक नहीं है नीट एग्जाम में, टाइम कंज्यूमिंग है। तो नीट में कभी ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है जो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आप टेंशन मतलब छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो इस समय बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज, नई चीज़ तो बिल्कुल मत पढ़ना, नई चीज़ पढ़ने बैठ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। जब देयर विल बी नो चांसेस स्पेशली इन केस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस व्हेन यू डिस्कवर दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब आपको लगेगा कि यार आप तो ये चीज़ जानते ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप उन इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं अगर आप पे टाइम है। नहीं तो मेरा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो फिर नया सीखने से समय फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है। मैंने मान लिया कि 20% टॉपिक आपको नहीं आते, लेकिन 80% तो आते हैं ना, तो उनका तो रिवीजन अच्छे से कर सकते हो ना, तो उनको करो, उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनसे आपकी स्पीड आएगी, तो वो सारी चीज़ों को
आप प्लीज़ ध्यान रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, तो आपको जो अगली लास्ट टिप है आज की वो है मॉक टेस्ट। तो एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्विंग मॉक टेस्ट फॉर नीट इज ट्वाइस अ मंथ। वैसे तो ट्वाइस अ मंथ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लास्ट का हफ्ता है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाइए, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है लास्ट के दिनों में, क्योंकि जितना और उसी टाइम पे लगाइए जिस टाइम पे आपका एग्जैक्टली नीट होने वाला है। बच्चों ध्यान रखना कि अगर आप उसी टाइम पे लगाओगे तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा 3 घंटे एक्टिव रहने के लिए। अगर आप लास्ट के हफ्ते में उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लगाने लग गए जिस टाइम पे पेपर होने वाला है, तो आपका जो दिमाग है वो बहुत तेजी से काम करेगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो आप प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखिए। आपको बहुत सारे दिस विल नॉट ओनली एक्सपोज यू टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बट विल आल्सो हेल्प इंप्रूव एट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। इससे क्या होगा, जब आप बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको बार बार मॉक टेस्ट लगाने की आदत पड़ेगी, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्लानिंग फॉर सब्जेक्ट पीसीबी के लिए इंडिविजुअल क्या प्लानिंग करनी है। तो बच्चों देखिए, फिजिक्स के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, आप उनको याद रखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखिए कि क्या किस फॉर्मूले के टॉपिक है। हीट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इनका ज़्यादा वेटेज होता है तो इन टॉपिक पर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस दें, थोड़ा सा ज़्यादा आप इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओवर इंटेलिजेंस से आप हट जाएं, टफ क्वेश्चंस मत लगाएं। भाई देखो, नीट में अगर इजी क्वेश्चन आ रहा है और एक टफ आ रहा है, इजी क्वेश्चन करने में 20 सेकंड लगते हैं और टफ क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इजी में भी 4 नंबर मिलेंगे, टफ में भी 4 नंबर मिलेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप किस में 4 नंबर चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, इजी जब क्वेश्चन करोगे 5 तो आपको लगेगा 2 मिनट, और टफ करोगे 1 तो भी आपको लगेगा 2 मिनट। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर आपके 20 नंबर बनते हैं, यहाँ पर आपके 4 नंबर बनते हैं, और हो सकता है कि टफ करने में आपकी गलती हो जाए और उसके भी नंबर आपके कम हो जाएं, नेगेटिव में चले जाएं। तो इसलिए टफ क्वेश्चंस को आप हटाना स्टार्ट करिए, आप छांटना स्टार्ट करिए कि भाई कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में टफ होते हैं। 45 में से 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ होते हैं, 10 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 25-30 क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो बच्चों, आपको ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट लगा के, टेस्ट लगा के, कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो टफ हैं, ठीक है। उसके लिए आपको धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट में आपको गोला लगाना पड़ेगा, आप मार्क कर दीजिए उन क्वेश्चंस को जो आपको टफ लगते हैं, उनको मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। उनको करोगे तो आपके लिए टाइम की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने, जो बहुत बड़ी डील होती है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है मेक ए फॉर्मुला लिस्ट ऑफ ईच चैप्टर एंड इंक्लूड जस्ट दी फॉर्मुला इन इट, नॉट दी होल नोट्स, एंड रीड दिस व्हेनेवर यू गेट टाइम टू स्टे बिफोर मील्स। ये बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कहीं घूम रहे हो, कहीं फिर रहे हो, तो आपने अपने फोन में फोटो खींच के रख लिए, आप उनको रिवाइज कर रहे हो फॉर्मुला को, ठीक है। क्या होता है कि फॉर्मुले जब आप रिवाइज करोगे बार बार तो आपको वो ज़्यादा याद रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वैसे तो प्रैक्टिस करने से फॉर्मुले याद ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखो हर चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे एंड में, तो आपको फॉर्मुले तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मुले बेस्ड बहुत सारे आएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मुले पे होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो फॉर्मुला लिस्ट आपने तैयार करी होगी हर चैप्टर की, तो प्लीज आप उसको रिवाइज करिए। जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको वो लंबे समय तक याद होंगे और पेपर में आप रिप्रोड्यूस उनको कर पाओगे। आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना सकते हो, जैसे आप कहीं वॉक करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लो थोड़ा सा थक गए हो या फिर मील से पहले बैठे हो, तो आपने साइड में फ़ोन रख लिया, इधर अपना खाना खा रहे हो, साइड में फ़ोन में जो फॉर्मुले उनको आप रिवाइज करते गए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन, बिकॉज इन दी एंड ओनली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सिंपल सी बात है, जितने क्वेश्चन लगा के चले जाओगे उतना बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन से ही डील करना है पेपर में। अब अगर आपको जिस चीज़ से डील करना है वही चीज़ आप नहीं करके गए तो फिर क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए मैं आर्मी की बात लेता हूँ, आर्मी में जो मिलिट्री मैन होते हैं उनको कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, जितने भी मिलिट्री के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी मिलिट्री के हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनसे डील करने की क्यों दी जाती है? क्योंकि बेसिकली बच्चों उनको अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली तो उनको वहीं से लड़ाई करनी है ना। आप उनको कितना भी थ्योरेटिकल ज्ञान दे लो कि भाई इतने किलोमीटर की दूरी पे बंदूक चलानी होती है, या फिर मान लो एक बंदा है, उसको आपने स्विमिंग सिखानी है, तो स्विमिंग की आपने उसको पूरी ज्ञान सिखा दी, पूरी किताबें सिखा दी, लेकिन असल में उसने कभी स्विमिंग करके ही नहीं देखी। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो स्विमिंग करेगा डूब जाएगा, है ना, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा, उसने कभी प्रैक्टिकली अपनी बॉडी को साधना सीखा ही नहीं। तो बच्चों आपने अपने माइंड को टेस्ट अगर किया नहीं है, क्वेश्चंस लगा के देखे नहीं है कि आप कितने मिनट में पेपर दे लेते हो, कितने मिनट में फिजिक्स सॉल्व करते हो, कितने में केमिस्ट्री सॉल्व करते हो, कितने मिनट में बायोलॉजी सॉल्व करते हो, तो ऐसे केस में आपने बहुत गलती करी है, क्योंकि आप अपने माइंड को वो प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे हो जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, केमिस्ट्री के लिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस करो जिनमें कैलकुलेशन की थोड़ी सी कम जरूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कम जरूरत होती है। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी करना है, लेकिन ऑल्सो अलॉन्ग विद दी फैक्चुअल क्वेश्चन।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस, आपको शुरू में थोड़े से इजी क्वेश्चंस को जल्दी प्रैक्टिस करना है। और आपको ध्यान रखना है जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चंस है आपको नीट प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करने हैं, मिनिमम 10 ईयर पेपर्स के। तो जितने भी 10 सालों से क्वेश्चंस आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखो जेईई मेन और नीट दोनों को एनटीए डिजाइन करता है। अगर आप हमेशा देखोगे बहुत लंबे समय से क्या हो रहा है कि आपका जो एनटीए है वो जेईई मेन और नीट दोनों को अगर डिजाइन कर रहा है, तो बहुत लंबे समय से क्या चीज हो रही है कि बेसिकली जो क्वेश्चन है जेईई मेन के वो डायरेक्टली रिपीट होते हैं नीट एग्जाम में। तो प्लीज आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो होप सो बच्चों कि आप समझ पाए होंगे कि देखो फिजिक्स में जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे, तो आप जेईई मेन के क्वेश्चन लगा जाओ, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। बाकी बच्चों मैं कहना चाहूँगा आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो बायोलॉजी में बच्चों डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपको डायग्राम पे काफ़ी फोकस करना है। उसके अलावा आपको सिस्टमेटिकली लर्न करना है, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, वो स्कोर फ्रेंडली होते हैं, तो आपको उनको तैयार करना है। आपको साइंटिस्ट के नेम भी याद रखना जरूरी है, उन्हें क्या इन्वेंशन करे, क्या कंट्रीब्यूट करे। ध्यान रखना जो बहुत अच्छा तरीका है 300 नंबर लाने का बायोलॉजी में, वो है कि अपने हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है, अपने फ्लो चार्ट आपने जो बनाकर देखे उनको दोबारा बना के देख लो, शॉर्टकट्स जो आपने याद करे हैं उन चीज़ों को याद करने की, जैसे क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ये सारी चीज़ें। तो बायोलॉजी में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा शायद मैं नहीं जानता। तो बायोलॉजी में बेसिकली बच्चों सीधी सी बात है कि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की टेबल्स, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पर लास्ट में समरी बताना चाहता हूँ, तो इस जो 8 टिप हैं इनकी ये समरी है जो मैंने आपको बताई, तो प्लीज़ आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ अब सीख लिया होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक लास्ट में, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं एग्जाम के बाद में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।